नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार नाव। आज की जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सीरीज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आपको एवरी मॉर्निंग 6:30 AM देखने को मिलते हैं टैलेंट स्टडी लवर पर। आने वाले सभी एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, बीपीएससी एंड बिहार एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 360 में प्रावधान है। ऑप्शन ए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। ऑप्शन बी, वित्त आयोग के बारे में। ऑप्शन सी, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 का संबंध है आपातकाल की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 280 जिसमें वित्त आयोग का गठन के बारे में है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के बारे में संबंधित है। अनुच्छेद 110 जिसमें धन विधेयकों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 300A कानून के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यानी बोले तो इसे शॉर्टकट में संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है 300 के ए में रख दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 51 जिसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी एच जे कानिया। ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलंकर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे आपके ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीबी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। जीबी मावलंकर। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिनके अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं। लोकसभा में टोटल 543 सीट हैं। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। आगे है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था, जिसे निचला हाउस यानी लोअर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल होता है। तो प्रश्नकाल किसे कहते हैं? प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। एक है शून्यकाल। शून्यकाल जो होता है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसद में जो सत्र होते हैं उससे संबंधित देखते हैं। तो संसद की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य होनी चाहिए, यानी कम से कम 2 बार बैठक अवश्य होनी चाहिए। लेकिन एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित होते हैं, जो कि होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जिसमें बजट सत्र जो होता है वो आपका फरवरी से मई तक होते हैं। मानसून सत्र जो होता है वो आपका जुलाई से सितंबर तक। और शीतकालीन सत्र जो होते हैं वो नवंबर से मध्य दिसंबर तक चलते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक प्रणाली के अदालतों का एक पदानुक्रम शामिल है, जिसमें डैश सर्वोच्च है, यानी कौन सर्वोच्च है? आपका ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। और ऑप्शन डी है जिला अदालत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संविधान से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 124 में है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया।
जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, यानी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निकाय इसके मुख्य न्यायाधीश और साथ में अधिकतम 34 न्यायाधीशों से मिलकर बना हुआ है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 34 अन्य न्यायाधीश मिलकर बने हुए। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने की जो शक्ति है वो संसद के पास रहती है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ साहब हैं। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना के साथ में भारत के उच्च न्यायालय संस्था की उत्पत्ति हुई 1862 से। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 के अनुसार। ग्राम पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन प्रणाली को देखता है, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। एक जिला न्यायालय जिसमें भारत के हर जिले में या एक या अधिक जिलों के लिए राज्य सरकारों की अदालतें हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का परिमाण डैश में पाया गया था, यानी कहाँ पाया गया था। ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी भागात्रब, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कालीबंगा। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। कालीबंगा जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा में खुदाई का कार्य बीबी लाल और BK थापर के द्वारा 1960 में किया गया था। कालीबंगा में प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष निकले, जिसमें 7 अग्निवेदी, सजी हुई ईंटें, जुताई की गई सतह, एक खिलौने की गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, ये सभी आपको कालीबंगा में पुरातात्विक निष्कर्ष मिले खुदाई में, ये दिया गया है। आगे देखते हैं। धौलावीरा जो कि गुजरात का हड़प्पा स्थल है, जो कि गुजरात में है। सुरकोटदा गुजरात में एक हड़प्पा स्थल है, ये भी गुजरात में ही है। भागात्रब गुजरात में एक हड़प्पा स्थल है, यानी धौलावीरा, सुरकोटदा और भागात्रब सभी गुजरात में स्थित है, जो कि हड़प्पा स्थल है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बिंदुसार, यानी अशोक जो पुत्र थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह एक महान पिता चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान पुत्र अशोक के पिता थे। ठीक है, उसके आगे बताया गया है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासन किया, किसके द्वारा, तो बिंदुसार के द्वारा किया गया था। मौर्य राजवंश के महत्वपूर्ण शासक हैं ये चंद्रगुप्त और उनका बेटा बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त का बेटा कौन था, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, अशोक के इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से एक था। उसके निर्देश पर स्तंभों साथ ही रॉक सतहों पर भी शिलालेख खोदे गए थे। आगे अशोक के अधिकांश जो शिलालेख है वो प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, यानी कि शिलालेख जो लिखा गया वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक की। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में कुछ पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत की ओर जैन धर्म को अपनाया। कौन धर्म को, तो जैन धर्म को अपनाया और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से नीचे उतर गया। समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। B.A. स्मिथ द्वारा नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं, जो कि B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन रहा। समुद्रगुप्त के अभियानों का उल्लेख एरन शिलालेख जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें किया गया है। कनिष्क के बारे में देखते हैं। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था।
उनके साम्राज्य की राजधानी जो था वो पुरुषपुर यानी पेशावर में थी, जिनका कार्यकाल 78 ईस्वी से लेकर के 103 ईस्वी तक रहा था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध परिषद को बुलाया था, यानी चौथे जो बौद्ध परिषद हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, यानी बौद्ध धर्म जो महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1926 और ऑप्शन डी है 1932। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। हड़प्पा जो था वो सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो कि रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। कौन? हड़प्पा। 1921 में इसका उत्खनन उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। यानी 1921 में जब किसका सिंधु सभ्यता का पहला शहर जो उत्खनन किया गया वो हड़प्पा शहर था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। यानी हड़प्पा की उत्खनन हुआ था 1921 में, यानी खोज हुआ था 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था 1922 में, जो कि आर.डी. बनर्जी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी है? जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी है? ऑप्शन ए है लिंगायत, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो जातक कथाएं का संबंध है आपका ऑप्शन डी यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जातक कथाएं साहित्य रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। यानी जातक में जो बताया गया है वो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म एक मत है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम यानी कि जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने लगे, उसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किए थे। बौद्ध धर्म में अपने संस्थापक सिद्धार्थ यानी जो गौतम थे की शिक्षाओं जीवन के अनुभव पर आधारित है, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। शाक्य वंश के शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था जो कि लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि बोधगया बिहार में स्थित है। पहला उपदेश दिए जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हुआ, यानी गौतम बुद्ध का निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। शैव धर्म के बारे में देखते हैं कुछ। शैव धर्म हिंदू धर्म की शाखा है जो शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजता है। यह हिंदू धर्म की प्रमुख शाखाओं में से एक है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से क्या मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन ए है जयंतिया पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गारो पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी पलामू पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पलामू पहाड़ियाँ। पलामू पहाड़ियाँ जो कि मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पलामू जो कि झारखंड राज्य में स्थित एक जिला है, इसलिए वो मेघालय की पठार का अंश नहीं है। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जिसका काफ़ी अंश असम और मेघालय में है। खासी की पहाड़ियाँ गारो की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। जो खासी की पहाड़ियाँ हैं वो गारो की पहाड़ी है, उसके पूर्व में स्थित है। पूर्वी खासी पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे नम हिस्सा है। जो पूर्वी खासी पहाड़ियाँ वो दुनिया का सबसे नम हिस्सा है। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए गुजरात में, यानी कांडला बंदरगाह जो है आपका गुजरात में स्थित है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, यानी कि अब कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह और कौन सी राज्य में स्थित है देखते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, मोरमा गोवा जो कि गोवा में स्थित है, मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में स्थित है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में और पारादीप आपका उड़ीसा में है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार देश में है, यानी कहाँ है। आपके ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, झारखंड में स्थित है सबसे बड़ा कोयला भंडार। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। आगे है उड़ीसा में भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार स्थित है जो कि उड़ीसा में है। झारखंड में भारत के कुल भंडार का 38% यानी 38% जो कोयला का भंडार है वो झारखंड में स्थित है, यानी पाया जाता है। चलिए ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में जम्मू और कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुछ और चीज़ें हैं जिसके उत्पादक में कौन कहाँ होता है देखते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तंबाकू और मिर्च का उत्पादन अधिक होता है, सिक्किम में इलायची होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना और आलू का उत्पादन अधिक होते हैं। काली मिर्च की खेती सबसे पहले केरल में हुआ था जो कि भारत के मालाबार तट में के पास में किया गया था। काली मिर्च को सुखोकर चटनी या मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे पेपर कॉर्न भी कहते हैं, काली मिर्च को पेपर कॉर्न भी कहते हैं। दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो वियतनाम है आपके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कतर की राजधानी क्या है। आपके ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी जिद्दा, ऑप्शन डी मनामा। तो कतर की राजधानी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कतर की राजधानी दोहा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कतर की राजधानी दोहा है, यहाँ की मुद्रा कतरी रियाल है। कुछ देश देख लेते हैं, कुछ देश राजधानी और उसके मुद्रा। जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, यहाँ की मुद्रा सोम है। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा जो है इटली की यूरो, यानी कि यूरोप में आता है तो यूरो है। ऐसे लीरा भी यहाँ का मुद्रा था एक, ठीक है, लीरा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और इसकी मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सार्क का सचिवालय स्थित है। ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। यानी इसका ढक्कन जो है वो ढाका में खुला था, लेकिन इसका मुख्यालय जो वो काठमांडू में स्थित है जो कि नेपाल की राजधानी है। प्रारंभ में यानी शुरुआत में 7 सदस्य संस्थापक देश थे जो कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका था। वर्ष 2007 में 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। चलिए ये था क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय आपका ऑप्शन ए यानी कि लंदन में स्थित है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। इसकी स्थापना पीटर बेंसन ने किए थे, पीटर बेंसन के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुआ था। इसके महासचिव अभी वर्तमान में कुमी नायडू हैं। संगठन का काम क्या है तो अत्याचार के खिलाफ मानवीय गरिमा की रक्षा करना। इसके लिए इन्हें 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश का है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नृत्य और उसका राज्य राज्य से कौन सी नृत्य संबंधित है देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, लावनी महाराष्ट्र, गरबा गुजरात, सतरिया असम से संबंधित है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य और उससे संबंधित राज्य थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुआ नाच। सुआ नाच किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? आपके ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ से संबंधित है सुआ नाच। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुआ नाच सतनामियों द्वारा किया जाता है और यह लोकनृत्य छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की संस्कृति को दर्शाता है। कुछ राज्य और उसके पारंपरिक नृत्य देखते हैं कहाँ से संबंधित है। जैसे छत्तीसगढ़ से संबंधित है सुआ नाच, डंडारी नृत्य और गिंडी नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। महाराष्ट्र जैसे लावनी, धनगारी गाजा जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश जैसे कर्मा नृत्य जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और गौर मारिया भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। झारखंड से संबंधित नृत्य हैं छऊ नृत्य और झूमर नृत्य जो कि झारखंड से संबंधित है। तो ये था कुछ पारंपरिक नृत्य और उनके राज्य से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन WWW का तात्पर्य है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बर्ड वेब, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वेबिनार और ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड बर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार टिम बिनर्स-ली के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 ईस्वी में किया गया था। 14 जून 1995 को भारत में वर्ल्ड वाइड वेब सूचना सेवा शुरू की गई थी। यानी भारत में WWW की शुरुआत हुआ था 14 जून 1995 को। कंप्यूटर से संबंधित कुछ शॉर्टकट की है वो देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ फुल फॉर्म है देखते हैं। जैसे ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कोबल COBOL का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। आगे है FTP, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB, मेगाबाइट का मतलब MB के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी है 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी है 512 किलोबाइट और ऑप्शन डी है 512 बाइट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी 1024 किलोबाइट। यानी कि 1 MB बराबर होते हैं
1024 किलोबाइट मतलब कि KB, ठीक है, ये होते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 किलोबाइट यानी 1 KB बराबर होते हैं 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट मतलब कि GB बराबर 1024 मेगाबाइट यानी कि MB। और 1 टेराबाइट यानी कि TB जिसको बोलते हैं उसके बराबर होता है 1024 गीगाबाइट यानी कि GB। यानी समझे तो 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट यानी KB, 1 GB बराबर 1024 MB और 1 TB बराबर 1024 GB होते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य किरणों में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी प्राप्त होते हैं सूर्य के किरणों से। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मानव त्वचा का संपर्क सूर्य की किरणों से होता है तो इससे त्वचा को विटामिन डी मिलता है। कुछ विटामिन और उसके रासायनिक नाम है, देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए, उनका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन C जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है? यानी दाद जो होता है वो किस संक्रमण के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कवक से होते हैं दाद। दाद, खाज, खुजली जो है भी कवक से होते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कवक के बारे में देखते हैं। कवक का शरीर फिलामेंट्स से बना होता है जिसे माइसेलियम कहा जाता है। कवक रोग जैसे एथलीट फुट, रिंग बर्म, एस्परगिलोसिस, कैडिडियासिस जो होता है, इस भी रोग जो है वो कवक से होते हैं। विषाणु के बारे में देखते हैं। विषाणु की यानी वायरस की जो खोज है वो इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। विषाणु एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। विषाणु से होने वाले जो रोग हैं जैसे कोविड-19 जो आया था, कोविड जो होता है वो विषाणु से होते हैं। चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, डेंगू बुखार, चिकुनगुनिया, सार्स, स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू और मम्प्स, ये सभी जो होते हैं आपके विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर से मिलते हैं नए क्लास में, और इस वीडियो की आपका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप सभी को धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।